आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ पूंजीवाद क्या है, अर्थ, विशेषताएं, सफलताएं और आलोचना, गुण और दोष की भी हम बात करेंगे, मेरिट और डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर और वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी खास करके जो एमए के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बाकी कैपिटलिज्म का टॉपिक्स है, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये अनदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी इंक्लूड होता है। ये हिस्ट्री के अंदर भी आपका आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर तो है ही। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी जो एमए के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। और भी वीडियो टॉपिक्स की मैं कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा, ठीक है। आप कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आसान से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ हम चलने का प्रयास करते हैं, देहाती एग्जाम्पल्स के साथ हम जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभव है उनके साथ। तो चलिएगा बात करते हैं कि पूंजीवाद का अभिप्राय एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। परंपरावादी अर्थशास्त्री, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट्स अथवा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का निर्माता कहा जाता है। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से जे एस मिल तक सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विकास में योगदान दिया है। यानी कि जो पूंजीवाद के अंदर जो योगदान है, एडम स्मिथ का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बाद जे एस मिल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पूंजीवाद के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इसकी विशेषताओं के आधार पर की है। डेफिनेशंस यानी कि अलग अलग परिभाषाएं जानने से हमारा जो कोई विषय होता है उसके अंदर हमारी जो समझ है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। हालांकि डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती, लेकिन जब एक बार आपको उनको पढ़ते हो तो माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, ठीक है। तो लॉक्स एम हुड के अनुसार पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। यानी कि पूंजीवादी क्या है, एक व्यक्ति के पास पूंजी होती है, वह उस पूंजी का यूज क्या इंडस्ट्री लगाने में कर देगा, ठीक है। जैसे भारत के अंदर अंबानी अंडानी है, ठीक है। इन बंदों ने क्या किया, अपना पैसा बैंक में न जमा करके इन्होंने अलग अलग बिजनेस में लगा दिया, कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, ठीक है। इन्होंने कई क्या करते हैं, जिनके पास पैसा हो जाता है वो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं कि आप पैसे को बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में इतना आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आप उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में लगा दीजिएगा, आप इंडस्ट्री लगा दीजिएगा, ठीक है, या कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, हो सकता है आपके पास पैसे तो आप क्या अपने ऑटो खरीद के और बंदे मतलब आप बंदे रख लो, ठीक है, मतलब दिहाड़ी पे जो आपका ऑटो चलाएंगे, ठीक है, आप उनको तनख्वाह देंगे और जितनी इनकम होगी वो आपकी होगी। कोई भी बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसके लिए पूंजीवाद से रिलेटेड मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहिए, देखिएगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक पूंजीपति व्यक्ति है। एक पूंजीपति व्यक्ति है वो सभी पर उसका मतलब वर्चस्व होता है। वो राजगद्दी यानी कि जो प्रशासन है उसमें भी उसका काफ़ी हद तक हाथ होता है, जो पूंजीपति लोग हैं। इंडस्ट्री है उसके अंदर भी, कृषि है, पशुपालन है उससे भी, ठीक है। और ये जितनी भी डॉक्टरी सुविधाएं हैं उन पर प्राइवेट खुद के हॉस्पिटल खोल लेगा, ये भी एक पूंजीपति के अंदर आता है। जितने भी आपकी माइनिंग वगैरह की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक वो कानून को भी प्रभावित करता है। और जो आपके रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न है, आज आप देखते हैं कि जियो की सिम आ गई है, ठीक है। मतलब पहले बीएसएनएल था, बीएसएनएल की जगह क्या जियो हिट है, ठीक है। बीएसएनएल एक सरकारी तंत्र था, लेकिन अब क्या है वो प्राइवेटाइज हो गया है धीरे धीरे सब सिस्टम पर, यानी कि पूंजीपति लोग अब खरीद रहे हैं, ठीक है। अंबानी अडानी, जैसे कि रेलवे प्राइवेट हो रही है, कुछ रेलें चल गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो रोडवेज बसेज हैं, ठीक है, पंजाब के अंदर प्राइवेट हो चुकी हैं, ठीक है। बिजली विभाग प्राइवेट हो चुका है। तो धीरे धीरे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या पूंजीपति लोगों के हाथ में जा रही है, ठीक है। ये दानों से आपको समझ में आ सकता है कि सभी आपके बिजली विभाग है, या बिजली विभाग आपको पता है कि प्राइवेट हो गया है, ठीक है। अब आप कोई बिजली लोग चोरी करते हैं गांव के अंदर, क्या कुंडी लगाई सीधी, ठीक है। अब वो सिस्टम नहीं रहा भाई, आप
मतलब फ्लाइंग कभी भी आ सकती है, आपके चालान बढ़ सकती है। किसी ने कुंडी लगा रखी है, पकड़ ली तार, डोरी काट के ले गए, ठीक है, 20-50 हज़ार का चालान आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार हर चीज़ों के अंदर आप जैसे टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टोल टैक्स यानी कि जो सड़क 4 लाइन बनी है भारत के अंदर, उसका जो काम है वो किन प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। और जो टोल प्लाजा है वो भी उन्होंने कि पूंजीपति लोगों को दे रखा है, ठीक है। उन्होंने क्या सरकार को इकट्ठा पैसा दे दिया। अब जो भी पैसा आ रहा है वो कंपनी यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। खरीद यानी कि सरकार क्या है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। सभी सिस्टम है उनको प्राइवेट करती जा रही है। स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे कि हरियाणा की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारा सिस्टम है वो प्राइवेट हो चुका है। चाहे वो रिजल्ट तैयार किए जाते हैं वो कंपनी प्राइवेट है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिए जाते हैं वो सभी क्या है प्राइवेट है, ठीक है। धीरे धीरे क्या जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में जाता जा रहा है। यानी कि जिनके पास पूंजी होगी वो इस देश पर राज करेंगे, यानी कि वो एक प्रकार से देश की सारे सिस्टम को खरीद लेंगे, ठीक है। और अपने मन मर्जी का रेट लगा करके वो लोगों से पैसा हड़पेंगे। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है तो उसके अंदर आप जाओगे तो 200 रुपये की तो पहले आपके पर्ची काटेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बीमारी चेक करेंगे, ठीक है। इसके कंपेरिजन में आप बेस्ट यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर बेस्ट सुविधाएं दे दो आप, ठीक है। मतलब वहाँ बहुत सारे मतलब जो हाई लेवल की शिक्षा प्राप्त करके आके वो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। प्राइवेट में तो क्या कोई भी डॉक्टर बन गया, ठीक है, वो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो मतलब धीरे धीरे क्या है कि पूंजीपति लोग यानी कि जो सरकार का हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। जैसे कि कृषि की बात करें तो पीछे किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक है, कि जो अंबानी अंडानी को यानी कि जो गेहूं चावल खरीदने का जो सिस्टम है वो प्राइवेट कंपनियों को सरकार दे रही है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां क्या करेगी अपने मन मर्जी का भाव से उनसे खरीदेगी और आगे क्या है महंगे भाव से बेचेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दिखा रखी है इसके अंदर, ठीक है। सेना पुलिस फोर्स ये भी दिखा रखा है, मतलब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दानों से काफ़ी आपको क्लियर होता है। एक और फोटो देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपको एक और फोटो, इस फोटो में क्या दिख रहा है कि एक तरफ तो आम जनता है और एक तरफ यानी कि 80% पॉपुलेशन है उसके पास क्या है इतना धन नहीं है। जो देश की 20% पॉपुलेशन है पूंजीपति लोग है उसके पास सबसे ज़्यादा धन है। देखिएगा एक पूंजीपति लोग है, इसका पलड़ा भारी है, ये हल्का है क्योंकि ये आम जनता है, ठीक है। और ये आम जनता मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए तड़फ रही है, गरीबी में जूझ रही है। एक तरफ पूंजीपति लोग हैं जो टोटल पॉपुलेशन का 20% उसके पास सारा धन है। भारत के अंदर भी धन का असमान वितरण है, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। भारत के अंदर 2011 के अनुसार 121 करोड़ पॉपुलेशन है, 121 करोड़ लगभग है, ठीक है। अब तो ज़्यादा होगी, 135 करोड़ 140 करोड़ हो गई है। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। और जनगणना करने वाले जो विभाग है वो भी धीरे धीरे क्या प्राइवेट हो रहे हैं। तो सब सिस्टम प्राइवेट की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं एक और पिक्चर है, ये देखिएगा। इस पिक्चर के अंदर क्या दिखा रखा आपको कि जो पूंजीपति है उस पर यानी कि पृथ्वी ले घूम रहा है उस पर पैसा है, यानी कि इस धरती का बहुत सारा पैसा धन दौलत वो क्या पूंजीपति के पास है। आम जनता ऐसे देखिएगा पिक्चर में बेचारे भीख मांग रहे हैं, यानी कि हम नौकरी मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। ये जैसे मजदूर भी हो सकते हैं, आम किसान भी हो सकते हैं, आम जनता भी हो सकती है, ठीक है, जो लाइन में लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से आपको बहुत सारे ये पूंजीपति लोग हैं और ये आम जनता है। इस डायग्राम से आप बहुत कुछ क्लियर होता है पूंजीवाद के बारे में, ठीक है। तो इस फोटो से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा जरूरी, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है इसका, मतलब पिक्चर के साथ देखा तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। आगे देखते हैं लॉक्स एवं हुट के अनुसार पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है, ये हमने देख लिया था। और मानवकृत एवं प्राकृतिक साधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने बात की प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं या प्राइवेट बसेज हैं वो लगा रखी है उन्होंने, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का टारगेट कोई समाज की सेवा करना नहीं है, उनका टारगेट है पैसा कमाना, ठीक है। रोडवेज बस 1.5 2 घंटे में आ रही है, उसकी जगह क्या प्राइवेट बस लगा दो, आधे घंटे में आएगी। अब वो प्राइवेट बस लगा दी, उनका मतलब लोगों की समाज की सेवा करना नहीं है, उनका मतलब है पैसा कमाना। कोई टिकट नहीं लेगा, चेक कर उनके होंगे प्राइवेट चेक कर,
वो उनको पकड़ के थाने में ले जाएंगे। कई बार देखते हैं कि गाँव के बच्चे क्या करते हैं, यानी प्राइवेट बसेज में चढ़ जाते हैं, टिकट नहीं कटाते, फिर उनकी फ्लाइंग आती है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना उसका सिर फोड़ दिया, ये वो, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये काम बात है भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और तो प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जो सरकारी नौकरी लग जाते हैं, सरकारी जॉब में लग जाते हैं, वो काम नहीं करते, ठीक है। वो सोचते हैं सरकारी नौकरी लग गई अब तो काम करना नहीं है, वैसे तनख्वाह आती रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपका काम देखा जाता है। अगर आप काम करते हो तो ही पैसा मिलेगा, जितना ज़्यादा काम ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम का आपको पैसा मिलता है। ये चीज़ें होती हैं। आगे दिखता है, आगे देखिएगा। पीगू ने पूंजीवाद की परिभाषित करते हुए लिखा है, पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न हो उनके द्वारा लाभ कमाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीपति उद्योगों में कार्यरत होता है, ठीक है। आगे बहुत सारी परिभाषा दे रखी है, ठीक है। अब हम एक दो परिभाषा इसमें आप देख सकते हैं, ऊपर वाले देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी परिभाषा दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं, हो सकता है कि आप सारी ना हो, लेकिन ये देखते हैं, ये परिभाषा और देखते हैं हम। डॉक्टर भारतन कुमरपा ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलिज्म में पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह एक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें वस्तुओं उत्पादन और वितरण व्यक्तिगत इकाइयों या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ये व्यक्ति अपने संचित धन का प्रयोग अधिक धन के संचय के लिए करते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद के लिए दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, निजी पूंजी और निजी लाभ। यानी कि खुद की पूंजी होती है और निजी लाभ, यानी कि पूंजी भी खुद लगाएंगे। जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो पैसा भी उनका होगा इंडस्ट्री लगाने में, ठीक है। चाहे कच्चा माल खरीदना हो, मजदूरों को तनख्वाह देनी हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो खुद लगाएंगे, और जो लाभ होगा वो भी उनका होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि सरकार आगे उनका लाभ ले जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी है। आगे हम मेरिट और डीमेरिट्स देख लेते हैं, और ये कंक्लूजन देखते हैं थोड़ा सा। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली को व्यक्त करता है जिसमें अधिकांश श्रमिक उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं, केवल मजदूर की श्रेणी में जीवन यापन करते हैं। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में आप जाके देखोगे, कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके अंदर जो मजदूर लगे हुए हैं उनको सिर्फ उनके काम का पैसा मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका मतलब उनमें कोई नहीं होता। चाहे उनको कितना ही, चाहे 1 लाख का प्रॉफिट हो, 2 लाख का प्रॉफिट हो, वो उसका होता है, उसका इंडस्ट्री के मालिक का होता है, ठीक है। पूंजी जो कर्मचारी है वही, उनको तो तनख्वाह है 10,000 15,000 रुपये महीने के दे दिए, तुम अपने लेके और आराम तरह से मजे करो, दारू पियो, कुछ करो, कुछ नहीं लेना, उसने आपको 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, ठीक है। ऐसे ही दुकान में जैसे ऐसा ही होता है, दुकानों के अंदर आप कोई भी दुकान है, कपड़े की दुकान है, बूटों जूते की दुकान है, कोई भी दुकान है, तो उसके अंदर जो व्यक्ति लगे होते हैं, एक तो मैन मालिक होता है और 2000 मतलब 18-20 साल के जो लड़के लगे होते हैं, या कई दुकानों के अंदर लड़कियां भी मतलब काम करती हैं, ठीक है। तो उनका जो दुकान के अंदर मतलब आज कितने का कपड़ा बिका, चाहिए एक दिन में चाहे 20,000 का कपड़ा बिक जाए या एक दिन में 5,000 का कपड़ा बिक जाए, उन दुकान में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी तनख्वाह निर्धारित है 4,000 5,000 6,000, ठीक है। चाहे उनको कितना ही प्रॉफिट हो, कितना ही लॉस हो, बस उनको काम करना है, ठीक है। जितनी भी इनकम होगी, घाटा नुकसान, वो अगले मालिक का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगली बात है कि पूंजीवाद प्रणाली के गुण, मेरिट्स एंड कैपिटलिज्म सिस्टम। पूंजीवाद प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। स्वयं चालित है, ऑटोमेटिक है, यानी कि खुद से, कोई दूसरा आपको ये नहीं करा कि आप करें, आप खुद से कर रहे हो। पहला मेरिट्स याद रखना, स्वयं संचालित यानी कि ऑटोमेटिक। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है, उसमें किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का पूर्ण अधिकार होता है। व्यक्ति इस प्रणाली में स्वयं हित के उद्देश्य से क्रियाशील होता है। यानी कि सीधी सी बात, अभी आपका कोई सरकार का रोल नहीं है, आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हो, मान लिया आपने कहीं ईख ज़्यादा होती है तो आपने वहाँ चीनी यानी कि शुगर मिल लगा लिया, ठीक है। तो शुगर मिल आपका खुद का है,
ठीक है, उसके अंदर जितनी लेबर काम कर रही है, उसके अंदर जितने भी आपने मशीनें वगैरह लगा रखी है, अगर वो खराब होगी तो आपको खुद को ठीक करानी पड़ेगी, सरकार का कोई रोल नहीं होगा, मतलब खुद का है लेना देना, यानी कि लाभ हानि वो, यानी कि घाटा नफा वो मेरा, ठीक है, वो बात होती है इसके अंदर। और आगे कहता है कि और उसे अपनी इच्छा अनुसार अपनी आय और अपने साधनों को अपने स्वयं के विवेक के प्रयोग करने पर का पूर्ण अधिकार होता है। यानी कि आपके पास जितने भी साधन हैं और आपको जो इनकम हुई, पहला जो आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन किया उसको बेच करके जो पैसा आया, ठीक है, उससे आप और कितना कर सकते हो। जैसे एक दुकानदार का एग्जांपल लेते हैं, शुरुआत में आपने देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो मतलब वैसे ही कहीं अपने पल्ली वगैरह बिछा करके सड़क के किनारे वो क्या बूट वगैरह चंपल वगैरह बेचने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या उनका मतलब इनकम होती जाती है, यानी कि उनकी बिक्री होती जाती है, ठीक है, उनका बिजनेस सा जम जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो ग्रो कर जाते हैं, धीरे धीरे उनकी इतनी मतलब इनकम हो जाती है, इतनी कमाई होने लग जाती है कि वो धीरे धीरे कोई दुकान किराए पे ले लेते हैं, वो दुकान खोल लेते हैं। दुकान करते करते मतलब अगर वो अच्छा बिजनेस में है, दुकान करते करते क्या होगा कि वो बड़ी दुकान बड़ा शोरूम खोल लेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने मतलब कोई भी दुकानदार आपने देखा होगा, ऐसे थोड़ी सीधा किसी ने दुकान करी बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, नहीं। सबसे पहले उसकी छोटी दुकान होती है। जितने भी रेडी वाले आप देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जो गोलगप्पे की रेडी लगाते थे, ठीक है, आज उनका मतलब बड़ा होटल खोल रखा है उन्होंने, बड़ा रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस है ना, बिजनेस का रूल ही जीरो से हीरो की ओर होता है। चाहे आप अब स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस का पहला स्टेप है जीरो। यानी कि हो सकता है कि पहले स्टेप में आपका पैसा लगाया बर्बाद हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो दिल से करो, ठीक है। हो सकता है कि बिजनेस का रूल है लाभ हानि, ये बिजनेस का करेक्टर्स है, यानी कि ये बिजनेस का एक सिक्के के दो पहलू, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, उसी प्रकार प्रॉफिट और लॉस ये बिजनेस का रूल है। ये तो होगा ही, एक चीज तो होगी, हाँ बीच की भी हो सकती है, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर क्या है, या प्रॉफिट या लॉस। हो सकता है आपने दुकान खोल रखी है, एक दिन आपकी बिक्री 1,000 रुपए की होगी, ठीक है, एक दिन बिक्री आपकी 20,000 की होगी, ठीक है, एक दिन आपकी कुछ बिक्री नहीं हुई, तो ये क्या बिजनेस का रूल है भाई, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखते हैं, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ का अधिकतम करने का चेष्टा, ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, आप ये सोचेंगे, ठीक है, भाई मेरे को बहुत ज्यादा लाभ हो, दुकान खोल रखी है तो आप सोचे कि मैं ये 10 रुपए की लाया हूं तो इसको 20 की बेचता हूं, 10 को मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ। यह हो सकता है कि अगर डिमांड ज्यादा हो, 10 की चीज है, आप वो डिमांड ज्यादा हो उसको 30 में भी बेचोगे और वो बिक रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा ज्यादा बिजनेसमैन का रूल, यानी कि दुकानदार है, ठीक है, उसका ज्यादा से ज्यादा टारगेट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्पर्धा जैसे घटक समाज के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण उन्नति के साधन हम कम लॉस वाले उत्पादन क्षेत्र से अधिक लाभ वाले उत्पादन क्षेत्र में स्वयं ही स्थानांतरित होने लगे हैं, जिस कारण संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाता है। यानी कि प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो उन्नति के साधन कम लॉस, यानी कि जहां आपको, ये थोड़ा सा इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, गलत लिख रखा है, यानी कि सीधी सी बात है कि जहां मतलब कोई चीज ज्यादा बिक नहीं रही, ठीक है, और जहां ज्यादा बिक रही है, ठीक है, मान लीजिएगा कि हरियाणा पंजाब के अंदर चावल होता है और आप पंजाब के अंदर चावल होता है, तो पंजाब के अंदर मतलब कंपटीशन है, ठीक है, इतना ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा, उसको आप राजस्थान में जाकर के बेचोगे तो वो थोड़ा महंगा बिकेगा, ठीक है, तो वहां तक आप ट्रांसपोर्ट के जरिए ले गए तो महंगा बिकेगा। जम्मू कश्मीर में सेब होता है, अगर वहां जाकर के आप देखोगे तो सेब की मूल्य 5-10 रुपये किलो होगा, वही सेब हरियाणा पंजाब और यूपी बिहार राजस्थान में आकर के कितना हो जाता है, 60-70-80 रुपये किलो बिकने लग जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, जहाँ कोई चीज़ की मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, वहां जाकर के बेचे जहां डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या ऑटोमेटिक क्या लाभ होने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि ये कर रखा है कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यानी कि जैसा हो सके उसके अकॉर्डिंग अनुकूल हो जहां, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। संसाधनों का ये देखिएगा क्या कहता है, संसाधनों के अधिकतम उत्पादक वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण होने के कारण उत्पादकता में वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि उत्पादकों और वितरकों में बाजार पर नियंत्रण के लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा
होती है, जिस कारण प्रत्येक उत्पादक अपनी उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सदैव सचेत रहता है। इनकी कंपटीशन है बहुत सारा, जैसे जैसे बाजार के अंदर कंपटीशन होता है। एक व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल रखी है, एक दो दुकान छोड़ के दूसरे व्यक्ति ने खोल रखी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, भी ज़्यादा से ज़्यादा माल ले। वो सोचे मैं ज़्यादा क्वालिटी के फ़ोन रखूँ, ठीक है, वो सोचे मैं ज़्यादा, ताकि ग्राहक आए तो मेरी दुकान पे ऐसे थोड़ी 4-5 फ़ोन धर के बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राहक थोड़ी, मतलब अलग अलग क्वालिटी के फ़ोन आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, तो तभी ग्राहक ज़्यादा आएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन करने में भी, या चीज़ों को, या ठीक है, तो वो प्रतिस्पर्धा रहती है। आगे देखिए, उत्पादन में प्रोत्साहन, इन इनवाइटिंग इनवाइट्स इंसेंटिवाइज वाइज इन प्रोडक्शन। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली प्रोत्साहन मूलक है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के क्रियाशील साधनों को यथेष्ट उत्साह प्रदान किया जाता है। उद्यमी के लिए उत्पादन का लाभ एक महत्वपूर्ण उत्साहमूलक तत्व है। यानी कि प्रोडक्शन में उत्साह, प्रोत्साहन, जैसे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप कोई चीज़ बना रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, सपोज कीजिएगा आपकी कपड़े की इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, तो कपड़ा बिक रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उत्साह होगा कि मैं और ज़्यादा कपड़ा बनाए, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा कपड़ा उत्पादन करूं ताकि और ज़्यादा लाभ हो। तो एक प्रकार से उत्साह कैसे आया, इनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और दूसरा है कि अच्छा मूल्य आपको मिल रहा है, ठीक है, चीज़ का, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक उत्साह होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य जो पूंजीवाद की आधारभूत विशेषता है को सबल प्रोत्साहन तत्व है। यानी कि व्यक्तिगत प्रॉफिट हो रहा है आपको खुद को, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो आपको खुद को लोग, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन और ज़्यादा करोगे तो आपको प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। तो ये एक प्रकार उत्साहवर्धक कार्य हो जाता है उत्पादन के। व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से व्यक्ति उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम क्षमता के साथ प्रयोग करते हुए आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। इस प्रकार उसका स्वयं हित का उद्देश्य पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन उत्पादन एवं क्षमता वृद्धि के लिए सबल प्रोत्साहन बन जाता है, ठीक है। तो ये देखा हमने। रहन सहन के स्तर में सुधार, रहन सहन के स्तर में सुधार कैसे हो जाए, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइविंग, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। अगर कोई मालिक है, सबसे पहले मान कोई दुकानदार है, ठीक है, उसने छोटी मोटी दुकान खोली थी, धीरे धीरे उसका प्रॉफिट बढ़ता गया, ठीक है, तो उसका क्या है, दुकान भी बड़ी होगी, ठीक है, ज़्यादा इनकम आने लगेगी, उसका बिजनेस पहले हज़ारों में था, आज वो लाखों में हो गया, तो ऑटोमेटिक लाइफ स्टैंडर्ड बदल जाएगा। उसके पास महंगी महंगी गाड़ी होगी, पहले तो बेचारा क्या दुकान खोलता था साइकिल पे आकर के, साइकिल पे जाता था, धीरे धीरे उसने मोटरसाइकिल ली, उसके बाद उसका और मतलब बिजनेस बढ़ा, उसने गाड़ी ले ली, उसके बाद उसने ऑडी की गाड़ी ले ली, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब रहन सहन का लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाता है अगर आपके पास पैसा है। सीधी सी बात है, आज के पास क्या, अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको नमस्तक करेगी, और जिसके पास कुछ नहीं होता, कंगाल होता है, उसको कौन पूछता है। आज के टाइम में भाई ये रूल है कि पैसा है। आज के टाइम देखो, जिसके पास नौकरी है, पैसा है, उसकी शादी होती है, बाकी जिसके पास कुछ नहीं है, बेरोजगार है, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होती। कोई गर्लफ्रेंड भी क्या है, उसको पार्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, पैसा होता है, यानी कि अगर पैसा है, सीधी सी बात है, लाइफ स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक यार बढ़िया हो गया। तो आपको पता ही है, यदि पूंजीवादी प्रणाली पर आधारित अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उदाहरण को लिया जाए तो यह स्वतः ही अनुभव किया जा सकता है कि अमेरिका के व्यक्तियों का रहन सहन स्तर पूंजीवादी उद्गम के साथ ही विकसित होता रहा है। यानी कि अमेरिका के लोगों का लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड देखेंगे, कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कितने महंगे महंगे फ़ोन है, उसके कंपेरिजन में हमारे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है और उनका कैसा है, दिन रात का अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लाइफ स्टैंडर्ड तो सुधरेगा सीधी। अमेरिका और अन्य पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों की आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य पर आधारित होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के होते हुए भी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय और उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि को संभव बनाती है। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं के होते हुए भी समुदाय का प्रत्येक वर्ग देश के विकास एवं बढ़ती हुई आय से लाभित हुआ है, ठीक है। आगे है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। सीधी सी बात है, पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवाद में क्या होगा कि आपके पास पैसा है, तो आप इंडस्ट्री के अंदर, पहले क्या होता था कि जो मतलब जब पूंजीवाद नहीं था इतना, तो मतलब जो इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे, यानी कि हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जैसे कि भारत का एग्जांपल है, जब भारत के अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत के अंदर जो चीज़ें हाथ से बना करती थी
और इंग्लैंड वगैरह में, ब्रिटेन में वहाँ क्या था, यानी कि चीज़ें वो मशीनों से बनती थी और मशीनों से काम जल्दी होता है, ठीक है, कम टाइम लगता है और क्वालिटी बेहतर होती है, ठीक है। तो इसके कारण वो चीज़ क्या है, उनकी जो मशीनों से बनाई हुई वस्तुएं हैं वो भारत के हाथ से बनाई हुई वस्तुओं के सामने टिक नहीं पाई, मतलब भारत की वस्तुएं टिक नहीं पाई और उनकी ज़्यादा बिकने लगी, ठीक है, और सस्ती भी थी वो थोड़ी, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, जो भारत के इंडस्ट्री यानी कि यहाँ का उद्योगों का इतना विकास नहीं हो पाया, यहाँ के जो छोटे उद्योग थे वो पिट गए, ठीक है, वो लगभग खत्म होने की कगार पे चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इस प्रणाली में उत्पादन अधिकतम लाभ के उद्देश्य से सदैव नई नई उत्पादन तकनीक को विकसित करने के लिए प्रयास करता है और आविष्कार अन्वेषण उसकी आर्थिक क्रियाओं का अभिन्न अंग बन जाता है, ठीक है। आज आप देखेंगे कि एक गोलगप्पे वाले, जूस वाले के पास भी जाएंगे तो वो भी नए नए, जैसे कि आप जूस का एग्जांपल लें तो जूस में गर्मियों के टाइम जो बर्फ डाली जाती है तो वो क्या आजकल मशीनें आ गई उनके पास, उस मशीन में डालेंगे, उसको मिक्स कर देगा बर्फ को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और पहले क्या करते थे, मतलब घोट्टे से किसी चीज़ से उसको फोड़ते थे वो हाथ से, ठीक है, और हाथ से फोड़ते थे, वो हाथ का मैल वगैरह वो उसके अंदर पड़ जाता था। मतलब कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से करते हैं कि वो हाथ से ही मतलब ये कर रहा है। तो आजकल जो भी कोई भी चाहे छोटा रेडी वाला भी हो उसके बाद अलग अलग हथियार औजार आ गए हैं, मिक्सी वगैरह आ गई आज के टाइम में, तो मिक्सी से मिक्स करके चीज़ें आपको जूस बना के दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो टेक्निक्स है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन उसमें आप टेक्निक लगाइएगा, टाइम कम लगेगा, बढ़िया चीज़ बनेगी और जल्दी बनेगी, ठीक है। तो प्रत्येक उत्पादक स्वयं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए तकनीकी विकास और उत्पादन प्रक्रिया में उनके प्रयोग का सहारा लेता है। यानी कि आज आप देखेंगे कई इंडस्ट्री ऐसे जहाँ रोबोट काम कर रहे हैं, इंसान नहीं रोबोट, और रोबोट क्या फास्टर काम करेंगे और बेटर काम करेंगे, थकेंगे नहीं। इंसान तो क्या 4 5 6 7 घंटे काम करने के बाद थक जाएगा, लेकिन मशीनें हैं कंटिन्यू चलती रहेंगी, हालांकि वो बीच में खराब हो जाती, ठीक कर दी फिर चलने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें टेक्निक्स का यूज करा है, कंप्यूटर्स का यूज करा है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर से कंट्रोल है जो भी काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, ये बहुत बड़ी विशेषता है। यानी कि इसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में लचीलेपन की विशेषता ही संसाधनों का पारस्परिक प्रतिस्थापना करके संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को संभव बनाती है। इस प्रणाली में लचीलेपन के कारण ही उत्पत्ति के साधनों की में गतिशीलता उत्पन्न होती है और संसाधन कम लाभप्रद क्षेत्रों में स्थानांतर होकर अधिक लाभप्रद क्षेत्रों में क्रियाशील होते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, पूंजीवाद आपका मन करता है आप जितना प्रोडक्शन कीजिएगा, ठीक है, जितना उत्पादन कीजिएगा, आपके मतलब अगर मतलब आप किसी चीज़ को मतलब कपड़े का आप ज़्यादा मतलब एक टाइप का कपड़ा, एक ब्रांड का कपड़ा आप बना रहे हो, ठीक है, और वो मार्केट में नहीं बिक रहा ज़्यादा, कोई और टाइप का कपड़ा, ठीक है, बिक रहा है, तो आप जल्दी से चेंज कर दोगे, ठीक है, दूसरे स्टाइल में बनाने लगे जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ, ठीक है। जो सरकारी सिस्टम होता है वो एक ही चीज़ पे बनाए, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल आप जाएंगे, वहाँ का मशीनें हैं, जो ट्रीटमेंट करने की जो मशीनें वो एक सी तरह की है, जो सरकार ने दे दी बस उसी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जैसे कि सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें हैं। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकार के नियम के कारण बचत करने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे विनियोग और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। यानी कि जो आपका व्यक्तिगत उत्तराधिकार है, यानी कि आपकी संपत्ति है, आप जैसा भी कितना भी बचत करें, कितना भी आप यानी कि लगाएं, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। पूंजी प्रोत्साहन का निर्माण है, यानी कि और ज़्यादा जितना ज़्यादा बचत करोगे उतनी ज़्यादा पूंजी आपके पास और ज़्यादा इकट्ठी होगी, आपकी पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं योग्यता अनुसार पुरस्कार। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में योग्यता एवं कार्यकुशलता को समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। योग्य और अधिक श्रमिकों को ऊंचा प्रारंभिक देकर पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट काम करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, उनको तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है। मैंने बताया था कि प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं बंदों को रखा जाता है जो टैलेंटेड है, जो काम करके राजी हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है
सरकारी नौकरी लग जाओ तो काम ना करो ठीक करो, आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपका काम देखा जाता है, जो बंदा बेस्ट काम करेगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा। आप देखते हैं कि कई बैंक के जो प्राइवेट बैंक के मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कभी उनकी मीटिंग होती है, पार्टी होती है, उसमें सम्मानित किया जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो उन्हें पुरस्कृत करके उनका हौसला अफजाई किया जाता है। ये एक विशेषता है इसके अंदर, ठीक है। जबकि सरकारी सेक्टर में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वहां आपको तनख्वाह मिल रही है, आप काम कर रहे हो, चाहे अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको सपोज कीजिएगा जैसे कि प्राइवेट बस चल रही है, ठीक है, उसका कनेक्टर है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने बस में सवारी चढ़ा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा सवारी मतलब ले जा रहा है, ले आ रहा है, ठीक है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उस बस का मालिक है उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो वो मालिक भी क्या करेगा, उसको और ज़्यादा थोड़ी उसकी तनख्वाह बढ़ा देगा। और एक उसी की 2-3 बसें और हैं, वो एक दूसरी बस का जो कनेक्टर है वो इतना ज़्यादा इनकम नहीं कर रहा, तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, हो सकता है कि वो उसको हटा भी दे, उसकी जगह और लगा दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, यानी कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में बचत विनियोग एवं पूंजी निर्माण की दर में अधिक होने के कारण विकास की दर तीव्र गति से बढ़ती है। पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को अधिक करने की चेष्टा में पूर्णतः दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि करके उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ श्रमिक वर्ग भी अधिक मजदूरी के रूप में पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा के कारण अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जितना ज़्यादा बेस्ट काम करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उतना ज़्यादा आर्थिक रूप से आप विकसित होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा बेस्ट काम मिलेगा, जितना ज़्यादा मतलब जो चीज़ें आप बना रहे हो वो बढ़िया क्वालिटी की बना रहे हो, ठीक है, कम टाइम में बना रहे हो, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आपका आर्थिक विकास होगा, ठीक है। और मजदूर भी अगर वो अच्छे तरीके से, उन्हें पता है कि पुरस्कार क्यों देना चाहिए कर्मचारियों को, क्योंकि उससे उनको मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप बेस्ट काम करोगे तो आपको अलग मिलेगा। एक व्यक्ति है जो मतलब पूरे कर्मचारी है कोई प्राइवेट सेक्टर में, वो दिल लगा के काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छी मेहनत से मतलब दिन रात लगा हुआ है। वहीं एक और कर्मचारी है, ठीक है, वो क्या ऐसे लासी पी के सुता पड़े हैं, क्या यार कुछ अभी हो चाहिए, मतलब कर लेते हैं, काम कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे काम करता है। तो वो उसकी बजाय जिसने बेस्ट काम किया तो उसको ये लगेगा कि यार ये कुछ नहीं करता, इसको भी इतनी तनख्वाह मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे को भी इतनी तनख्वाह मिलती है, फर्क क्या रहा। फिर उसे पता चलता है कि अगर तुम बेस्ट काम करते हो तुझे अवार्ड मिलेगा, तुझे यानी कि वेतन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र स्वरूप को दृढ़ आधार। लोकतांत्रिक स्वरूप का दृढ़ आधार, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुता के कारण अर्थव्यवस्था में एक लोकतांत्रिक स्वरूप दृढ़ आधार मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता के बहुमत की इच्छा का सम्मान एवं पालन किया जाता है। यानी कि जो उपभोक्ता है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, वो जैसे उपभोक्ता जैसी डिमांड करेंगे उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे कि आप किसी शॉप पर गए, आप कहेगा कि मुझे तो ऐसे कपड़े चाहिए, ठीक है, मतलब इस स्टाइल का कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दुकान वाले उस चीज़ को नोट कर देंगे और उसके मेरे पास है नहीं तो वो पीछे से ऑर्डर देंगे, वैसा ही कपड़ा बन के आएगा, वैसी टी शर्ट आपको मिलेगी, ठीक है, ठीक है। मतलब कोई भी जो उपभोक्ता की पसंद होती है वैसा ही उसको दिया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उससे उसका मूल्य भी लिया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप लोकतंत्र शक्तियां मजबूत होती हैं। इसके अतिरिक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संस्थागत ढांचा भी आर्थिक विकास में लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिएगा, अब देखते हैं दोष क्या है इसके। दोष भी हैं कि पूंजीवादी प्रणाली, डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के दोषों को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। संपत्ति आय की असमानताएं, यानी कि इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में आय और संपत्ति का असमान वितरण होता है, जो समाज में सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं उत्पन्न करता है। यानी कि एक तो मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई थी कि एक तरफ तो 80% लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, एक तरफ 20% लोग हैं उनके पास देश का बहुत सारा पैसा है, तो आय का असमान वितरण है, ठीक है। जहां व्यक्ति जो इंडस्ट्री का मालिक है उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, उनके कंपैरिजन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हालांकि काम वो ज़्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो पूंजीपति है वो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही फर्क होता है, ठीक है, इसके कारण उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
आय की असमानता के कारण देश की संपत्ति और पूंजी का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में हो जाता है। वो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, इसीलिए तो दिखाई थी कि वो एक कमी भी है, ठीक है, बहुत बड़ी कमी है ये, ठीक है, दोष है ये। और समाज में गरीबी अमीरी खाई जो है बढ़ती जाती है, यानी कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जाता है। आय की असमानता समाज में एक असंतुलन उत्पन्न करती है और समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, संपन्न यानी कि संपन्न व्यक्ति और विपन्न यानी कि हैव नॉट, यानी कि एक तो अमीर और एक बहुत ज्यादा गरीब, जिसके फलस्वरूप समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक तरफ पूंजीपति लोग हो जाते हैं, एक तरफ आम जनता हो जाती है, ठीक है, तो उनके बीच में संघर्ष हो जाता है। आम व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी इनकम यानी कि आय कमाने के लिए संघर्ष करता है, ठीक है। आय की असमानता के कारण उत्पत्ति के साधनों की पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो जाना के कारण अमीर और गरीब होता चला जाता है, जिसके कारण समाज के लाभ के अवसर संपन्न वर्ग के हाथों में केंद्रित होकर रह जाते हैं, ठीक है। इस परिणाम यह होता है कि साधन संपन्न और अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले लोग उत्पत्ति की क्रियाओं पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन क्षमता वाले श्रमिक साधनों के अभाव में उत्पादन क्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले पाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक असमानता तो है ही भाई, ठीक है, एक तरफ बहुत ज्यादा अमीर लोग, एक तरफ बहुत ज्यादा गरीब लोग, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, जो देश का विकास नहीं हो पाता, हमारे इंडिया के अंदर यही तो है, ठीक है। यानी कि अगर एक तरफ तो बहुत ज्यादा लोग हैं वो बहुत कम है, मतलब बहुत थोड़े लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, एक बहुत सारी जनता है उनके पास कम पैसा है, तो इक्वालिटी तो यानी कि असमानता तो होगी ना, आर्थिक असमानता होगी तो किसी देश का विकास कैसे हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास तो खाने के लिए इतना पैसा नहीं, वो अपने 2 वक्त का रोटी खा सके, और एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो मतलब बड़े बड़े होटलों में खाना खा रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में रह रहा है, एक दिन में वो 1000 रुपये की एक प्लेट खाता है, उसमें थोड़ा सा खाता है, थोड़ा छोड़ देता है, वो कहाँ चला जाता है, आपके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वहीं जो बेचारे कूड़ा करकट चुगने वाले व्यक्ति वो झूठी प्लेटें में खाना खाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो असमानताएं हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है। अगला है सामाजिक और अशांति एवं वर्ग संघर्ष, सोशल अनरेस्ट एंड क्लास स्ट्रगल्स। पूंजीवादी आर्थिक आधार पर समाज का 2 वर्गों में विभाजन होने के कारण सामाजिक शोषण उत्पन्न होता है और जो वर्ग संघर्ष को मार्ग प्रशस्त करता है। पूंजीपतियों को लाभ में वृद्धि करने की लिप्सा उत्पादन प्रक्रिया पूंजी का गहन बना देती है। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो इंडस्ट्री का मालिक वो कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, लगे रहो तुम गदा। अगर उनको रेस्ट करने का बीच में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वो कहेगा कि 8 घंटे की जगह उनसे 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई वो ही नहीं है, कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं है, ठीक है। अगर कोई कर्मचारी, आज के टाइम में कर्मचारी यूनियन है, कर्मचारी संगठन है, वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हम इतने प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, मैं इतने में नहीं, मैं तो 5,000 के 10,000 रुपये महीने के लूंगा, तो मालिक क्या कहेगा, चला जा, तेरी जगह और आ जाएगा, 5,000 क्या 4,000 वाला भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, उनका शोषण होता है, ठीक है। और जिसके कारण श्रमिकों का स्थान पूंजीगत उपकरण ले लेते हैं और व्यक्तियों की बढ़ती बेरोजगारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाती है। यानी कि अगर कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं, आज के टाइम में क्या है, यानी कि आप इंडस्ट्री के अंदर जाके देखिए, रोबोट काम कर रही हैं, ठीक है, मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, सारा काम इलेक्ट्रिकल है, हाथ से नहीं हो रहा, सारा काम मशीनों से हो रहा है। तो उसके कारण क्या है कि जो लोग हैं वो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री के अंदर व्यक्ति काम नहीं कर रहे। आज के टाइम में क्या है, मशीनें चली हुई हैं वहाँ, जितना ज़्यादा आप देखते हैं कि आज आने वाले आधुनिक टाइम में 2050 या 2060 के अंदर क्या दिखाते हैं कि रोबोट काम करेंगे। तो रोबोट काम करेंगे तो इंसान कहाँ जाएंगे भाई, धीरे धीरे आप देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के अंदर हम बात करें, जो आर्मी की भर्ती नहीं हो रही, ठीक है, पुलिस की भर्ती पूरी नहीं हो रही, ठीक है, मतलब सारा सिस्टम डगमगाया हुआ है वर्तमान टाइम में, देख सकते हैं आप, ठीक है। पोस्टें निकलती हैं, पेपर भी हो जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, भर्ती रद्द कर दी जाती है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री के अंदर काम कहाँ करने जाए, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, तो युवा कहाँ जाए, आज का युवा कहाँ जाए। आज के टाइम में बेरोजगारी है, जिसके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन के कारण लोग आत्महत्या कर रही है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे है एकाधिकार की प्रवृत्ति का उदय, यानी कि एकाधिकार पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अपहरे होने के कारण एकाधिकार प्रवृत्तियों का बढ़ना पूंजीवादी
देशों की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगत होता है। एकाधिकार प्रवृत्ति का बढ़ना उत्पादकों के मध्य गलाकाट प्रतियोगिता का परिणाम है, जिसमें प्रत्येक उत्पादन अपने प्रतिद्वंदी को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकालने, बाजार पर अधिक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि हर एक मालिक ये सोचता है कि मैं ज़्यादा उत्पादन करूं, मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करूं, वो मेरे से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाए। आपके पास, आपने मान लीजिएगा, आपने कोई भी शॉप खोल रखी है, मान लिया आपने परचून की दुकान खोल रखी है या कोई बुक शॉप आपने खोल रखी है, आपने कॉलेज के पास अपनी बुक शॉप खोली, उसके पास एक और व्यक्ति ने खोली, उसके पास एक और व्यक्ति ने दुकान खोली, तो इनका माइंड में क्या रहेगा कि मैं इससे ज़्यादा किताबें बेचूँ, वो सोचा मैं इससे ज़्यादा किताबें बेचूँ, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, उसके पास ग्राहक न चाहिए, तो मैं सब क्या करूँ कि मैं थोड़ा उससे अपने किताबों का जो रेट है थोड़ा कम कर दूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दूँ, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ कंपटीशन हो जाता है और उसके अंदर एकाधिकार है, ठीक है, वो चाहता है कि सारी इस मतलब ये दुकानें ना हो, मेरी ही दुकान हो सिर्फ यहाँ, ठीक है, मेरे एकले व्यक्ति की दुकान हो, इनकी दुकानें यहाँ ना है, वो यानी कि मैं ही यहाँ सारे, यानी कि मैं ही, मेरे से ही लोग किताबें खरीदे। एकाधिकार की प्रवृत्ति इसके अंदर उदय होना एक आम बात है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफलता, यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं, मैंने बताया कि आपको रोजगार वो मतलब सिक्योर नहीं है कि आपको कितने दिन तक आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि बोलो और मतलब आपको वो 10,000 रुपये दे रहे हैं, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आके और व्यक्ति कहीं से प्रवास कर जाए, वो आके उस इंडस्ट्री मालिक से कहें कि हम तो 6,000 में काम कर देंगे, तो आपको कहेगा भी, या तो आपको भी अब 6,000 मिलेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तो 10,000 ही हिलूंगा, तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो 6,000 वालों को रख लेगा, क्योंकि पूंजीपति का टारगेट क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, तो ये चीज़ है। यानी कि पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफल है, यानी कि आपको रोजगार मिलता रहेगा, ये निर्धारित नहीं है। अनियोजित उत्पादन, यानी कि केंद्रीय नियोजन की अनुपस्थिति के कारण पूंजीपति प्रणाली में उत्पादन अनियोजित रहता है। स्पर्धा के कारण प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इनकी कोई सिस्टमैटिक नहीं है कि इतना ही उत्पादन करेंगे, कंपटीशन है, डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनाएंगे, बेचेंगे गदागद, कोई सिस्टमैटिक नहीं है। ये नहीं कि आज भाई एक दिन में भाई हमें तो 100 जोड़ी कपड़े ही बनाने हैं, ऐसा नहीं है। डिमांड अगर 10,000 की है तो 10,000 ही जोड़ी कपड़े बनाई जाएगी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय, यानी कि जो उत्पत्ति के साधन, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का एक बड़ा भाग विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय कर दिया जाता है और साथ ही प्रतियोगी फार्मों प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं का अनावश्यक उत्पादन कर लेती है और जिससे कई बार अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उत्पत्ति के साधन अनावश्यक अपव्यय होता है। यानी कि जो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है, लेकिन फिर बाद में डिमांड रुक जाती है किसी वस्तु की, तो वो ज़्यादा तैयार माल करा वो खराब हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं कि किसी की मान लीजिए फर्नीचर इंडस्ट्री लगा रखी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट देंगे, पेड़ काट के फर्नीचर बना दिए फुल बहुत सारे, ठीक है, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं, वो फर्नीचर पड़े रहे 2-3 साल तक, ठीक है, तो इतनी इन्वायरमेंट का तो लॉस हो गया ना। जो संसाधन है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका तो आपने अपने कर दिया, आपने पेड़ काट दिए, ठीक है, तो ये चीज है। सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत हित और कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है तथा सामाजिक कल्याण की भावना पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। यानी कि यहाँ कोई मतलब कोई उनका अब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि उनका कोई लक्ष्य समाज की सेवा करना नहीं है। इंडस्ट्री लगा रखी है, दुकान खोल रखी है किसी व्यक्ति ने आपके पड़ोस में, तो उसका टारगेट क्या है? आपको ये थोड़ी है भी आपको आपके लिए वो सुविधा कर रहे हैं कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, भी आपको बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, आपको यही चीजें मिल जाएगी। वो सुविधा नहीं, वो अपने प्रॉफिट के लिए दुकान खोल रखी है उसने, ना कि आपको कोई आपकी कोई सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। प्राइवेट बसेज लगा रखी है तो वो कोई लोगों को सेवा करने के लिए थोड़ी है, पैसे दो भाई, टिकट कटाओ, या कोई बाप का राज थोड़ी ना, समझ गए ना। मतलब कि समाज कल्याण नहीं है, प्रॉफिट है, पैसा कमाना है हमें, तो दुनियादारी जाओ भाड़ में, ठीक है, ये चीज होती है। आगे देखते हैं व्यापार चक्रों की उपस्थिति, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मांग और पूर्ति बलों के स्वतंत्र कार्य करने के कारण समय समय पर मांग की पूर्ति बलों में असंतुलन उपस्थित होते रहते हैं, जिस कारण व्यापार के चक्र का उच्चावचन अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता बनाए रखता है। व्यापार चक्रों का उच्चावचन मंदी काल और स्फीति काल दोनों ही समाज के विभिन्न वर्गों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी कि
यानी कि जो व्यापार का चक्कर है वो नहीं चल पाता, ठीक है। यानी कि जितनी मांग हो रही है उतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कई बार मांग ज़्यादा हो जाती है, कई बार उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो इम्बैलेंस रहता है। यानी कि जो उत्पादन है और मांग है, पूर्ति और मांग, ठीक है, वो अनबैलेंस रहती है। आगे देखते हैं सामाजिक परजीविता, यानी कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम के कारण अनर्जित आय पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, और जिसके कारण समाज में पूंजी धन का केंद्रीकरण होता चलता है। यानी कि आपके पास आपके दादाजी है, उनके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे, उसके बाद आपके पापा हो गए, उसके बाद आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी को बांट देंगे समाज में अपना पैसा, तो उसे क्या है कि उन्हीं के पास रहेगा, ठीक है, वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। तो जो पैसे का धन का केंद्रीकरण एक जगह ही हो जाएगा, ठीक है, दूसरों को थोड़ी देगी। अब आपके पास 10 किले हैं, ऐसा थोड़ी कि किसी के पास किले नहीं आप उनको दे देगा, आप आपके आने वाली संतान है उसको वो जमीन उनकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। आपकी इंडस्ट्री है, आपकी कोई फैक्ट्री है, जैसे अंबानी अंडानी है, तो अंबानी अंडानी की जो पैसा है, जो बिजनेस है, वो आने वाले उनके बच्चों का, उसके बाद उनके बच्चों का, उसके बाद उनके बच्चों का हो जाएगा, तो वो पैसा उनके पास रहेगा। ऐसा थोड़ी समाज में वो बांट देंगे, लोगों लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो, ऐसा थोड़ी करेंगे, ठीक है। उनके पास रहेगा, भाई उनकी संपत्ति है। बेरोजगारी का भय, सीधी सी बात है, पूंजीवादी लोग क्या करेंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। अगर उन्हें ये पता है कि मजदूरों को न लगा करके अगर हम मशीनें लगा करके उत्पादन करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ज्यादा एक तो भाई एक बार मशीन खरीद के लेनी है, बार बार ये थोड़ी कि तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब आप कर्मचारी रखोगे, मजदूर रखोगे, तो उनको आपको महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन इसके बजाय आप अगर मशीन एक बार जितने पैसे में आ गई, वो मशीन काम करती रहेगी, ठीक है, आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि बेरोजगारी का भय रहेगा। यानी कि आपको पता है कि पूंजीवादी बढ़ता गया तो वो जितने पूंजीपति लोग होंगे, ठीक है, आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि जो आपके टोल प्लाजो है वहां पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे फास्ट टैग लगाया जाएगा, जिसके कारण वहाँ टोल प्लाजो पर किसी व्यक्ति को नहीं रखना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी गुजरेगी, फास्ट टैग से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ठीक है, आपके फोन में मैसेज आ जाएगा। तो ये सिस्टम है। तो ऐसे क्या है कि कैपिटलिज्म, यानी कि जो टोल प्लाजो वगैरह है वो लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, प्राइवेट पूंजीपतियों को दे रखे हैं, ठीक है, वो ही उसको संभाले हुए हैं, ठीक है। तो इसके कारण मतलब उनकी मर्जी होगी उद्योगपतियों की कि वो किसी को काम पर रखे या न रखे, उनकी मर्जी होगी। तो इसके कारण बेरोजगारी का भय तो सीधी सी बात होगी, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो लेक्चर में, इतना ही। आगे कंटिन्यू हम लेक्चर लेते रहेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।